हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया आधारित सीरीज जो कि एनसीईआरटी के बुक है, ये 6 to 12 तक के हैं। और इसमें जो है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि 4 हिस्ट्री के, 4 राज्य व्यवस्था और 4 सेट भूगोल तथा 4 सेट विज्ञान, साथ ही जो 1 सेट अर्थशास्त्र के हैं। ये सभी सेट को जो है हम बारी बारी से प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो है एनसीईआरटी पे आधारित है, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी का बुक जरूर पढ़िए। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं सेट के माध्यम से, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का इसमें 100 प्रश्न का सेट वाइज बनाया गया है। इसमें 4 हिस्ट्री में रहेंगे, तो हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज है। इससे पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख सकते हैं। और इसमें सारे जो है 100 के 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि डिटेल के साथ हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो है वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय इतिहास को जो आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा जो है आधुनिक काल में बांटकर जो है देखते हैं। ये सही बात है कि भारतीय इतिहास को जो है प्राचीन, मध्यकालीन तथा जो है आधुनिक काल में बांटकर, इसे 3 भाग में बांटकर हम लोग देखते हैं या फिर पढ़ते हैं। इतिहास के इन खंडों को जो है बांटने की यह समझ जो है पश्चिम से आई है। ये जो है पश्चिमी से आई है, तो ये भी कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फ्रेंड मैं बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है एनसीईआरटी के हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 8 क्लास के है, चैप्टर 1 से लिया गया है और पेज नंबर जो है 4 से लिया गया है। अगला है कि आधुनिक समाज के विशेषताओं में क्या जो है शामिल है। आधुनिक समाज की विशेषताओं की बात करें, इसमें जो है आधुनिक समाज में ये स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र, ये तीनों जो है आधुनिक समाज की विशेषताओं में शामिल है, परंतु सामंती व्यवस्था ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। आधुनिक समाज जो है ये विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे विचारों को आधुनिकता और विकास का गुण माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ जो है आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी और इसमें जो सामंतवादी व्यवस्था का संचालन होता था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे जो है ये तैयार करने का काम किसे सौंपा था। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, ये जो है नक्शे तैयार करने का काम ये सौंप दिया था जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को जो है हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये जो है भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थ रेनेल को जो है वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में जो है नक्शे तैयार करने का महत्वपूर्ण जो है लगता था। अगला है कि 1929 की आर्थिक महामंदी, इसका संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1929 की आर्थिक महामंदी की बात करें, इसमें जो है अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में जो है बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी जो है ये शुरुआत हुई थी। और ये जो है अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। तो ये दोनों कथन जो है ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार धारा सही जो हो गया, ये कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग जो है धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को एक दिन में जो है 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1946 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में हुई पुलिस जो है हड़ताल ये दिल्ली में हुआ था। इसका जो मुख्य कारण था जो है ये कम वेतन और ख़राब भोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 1946 में हुई दिल्ली में पुलिस हड़ताल में जो है 2000 से अधिक पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के बावर्ची खाने से जो है आने वाला घटिया जो भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे यह खराब जो है खबर दूसरे पुलिस थानों पर पहुंची, वैसे वहां भी जो है पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और ये जो हड़ताल में उनका समर्थन मिला।
अगला है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर के बेटों की बात करें तो इन्हें जो है ये कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन हडसन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हडसन द्वारा जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और जो है इसकी गिरफ्तारी कर मृत्यु दंड दिया गया। सर जॉन निकोलस ने जो है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में जो है इसकी मृत्यु हो गई। और जनरल नील जो है जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर जो है पुनः कब्जा किया था। इसका निधन लखनऊ में हो गया जब यह विद्रोही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, ये जो वीडियो होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी का बुक है, इससे जो है आप ज़रूर देखना है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन का जो है बारीकी से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला है कि वाणिज्य कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनी की बात करें तो वाणिज्य कंपनी जो है यह वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर जो है मुनाफा कमाना था। तो ये कथन जो है सही है। और ये जो है सस्ती चीज़ खरीद कर उन्हें जो है उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो दोनों कथन जो है ये सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात जो है कंपनी के एकाधिकार केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि जो है स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि जो है नवाब का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः जो है फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब और कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। बाद में जो है यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिराजुद्दौला की बात करें, ये जो है सिराजुद्दौला जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर जो है विवाद हुआ था। और ये जो है सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध हुआ था। ये दोनों जो है कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही। 1757 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये जो कथन है ये गलत है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला नवाब बना था। यहाँ पे अली वर्दी खां रहता तो ये जो है राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मुर्शिद कुली खां है, इसलिए जो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रथम क्या कारण था। सिराजुद्दौला के हार के सर्वप्रथम कारण की बात करें तो इसका सर्वप्रथम कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई जो है एक धोखे की लड़ाई थी। इसमें जो है सिराजुद्दौला को उसके सेनापति में से जो है एक सेनापति मीर जाफर, इन्होंने जो है धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था। अगला है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल के नवाब बना दिया गया। ये ऑप्शन जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। कंपनी की बात करें, इसमें जो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में जो यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद जो सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। और यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये कथन जो है ये गलत है। अगला है कि वर्ष 1764 के बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था। 1764 की बात करें तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था ये मीर जाफर था। मीर जाफर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1764 ईस्वी में मीर जाफर जो है मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। उस समय जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया और 1765 में अपनी मृत्यु तक जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। इसके पश्चात जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर के युद्ध की बात करें, बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये जो है प्रथम युद्ध था जिसने जो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता को साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को जो बंगाल प्रांत का दीवानी घोषित कर दिया और कंपनी केवल जो है दीवान अधिकार ही संभालती थी, परंतु जो है फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। तो इसका जो है ऑप्शन कर रहा है कि बक्सर की लड़ाई जो है केवल अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच हुआ था। तो ये कथन जो है गलत है।
अगला कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य के कंपनी को जो बंगाल के दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे, ये भी कथन जो है ये गलत है। इसमें जो बक्सर का युद्ध ये लड़ा गया था मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय साथ जो है ये अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। तो ये दोनों कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि के अंतर्गत जो है रियासत में अंग्रेजों के द्वारा एक जो है रेजिमेंट की नियुक्ति की जाती थी। तो ये जो है और इसमें जो है सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। तो ये भी कथन जो है सही हो जाएगा। और सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा के निर्धारण रकम जो है नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत के इलाका जो है अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। हैदर अली की मृत्यु की बात करें तो ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हैदर अली तथा जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली का शासनकाल जो है 1761 से 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कैंसर के कारण इसकी जो है मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई थी। इसके पश्चात जो है टीपू सुल्तान ये जो है नेतृत्व संभाला था। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा जो है कदम उठाए। टीपू सुल्तान की बात करें ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित की। साथ ही जो है ये फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना आधुनिकीकरण किया। तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है 1786 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों को से जो है चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची ये सब पर निर्यात रोक दिया। तो ये जो कथन है ये गलत है। इसमें जो है सभी पर निर्यात रोक दिया था। ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची ये सब पर रोक जो है 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान के भी ये जो है रोक लगाया गया था। तो ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 1 और 2 और 3। अगला है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1799 की बात करें तो इसमें विचार हार का मुख्य परिणाम था श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया और बोडियार राजवंश के हाथों में जो है मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। साथ ही जो है मैसूर का सहायक संधि थोप दिया गया। तो ये सारे कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई। सर्वोच्चता की बात करें तो सर्वोच्चता की नीति जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार का आक्रमण नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है बाजार की मांग के कारण इस नीति को अपनाया गया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में जो है सर्वोच्चता की नीति आरंभ की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह जो है भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए जो है यह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या फिर उसके अधिग्रहण करने के धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रानी चेन्नम्मा की बात करें ये जो है इनका संबंध कर्नाटक से है। तो ये कथन सही हो जाएगा। और चेन्नम्मा की बात करें ये जो है 1824 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जो है ये इसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया। कंपनी के द्वारा जो है सिंध पर कब्जा ये 1843 में किया गया था। तो 1843 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा जो है 1843 ईस्वी में सिंध पर अधिग्रहण किया गया और मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन जो है ये पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना संधि भेजी गई। इसे जो है अधिगृहित किया गया। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि रियासतें हैं और वर्ष किस वर्ष जो है सहायक संधि से मिलाया गया। सतारा की बात करें, सतारा जो है ये 1848 में मिलाया गया। तो 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और संबलपुर की बात करें तो संबलपुर को जो है ये 1850 में मिलाया गया था। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को जो है 1852 में मिलाया गया और नागपुर को 1853 में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न है कि अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध की बात करें ये जो है अवध की बात करें ये जो है अंग्रेज ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने के तर्क देकर जो अवध को अधिग्रहण किया, ये कथन सही है। और अवध जो कि 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, तो ये भी कथन जो है ये सही है। और जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः जो है उन्हें अधिग्रहण के विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये कथन जो है ये गलत है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। न्याय व्यवस्था की बात करें, इसकी जो मुख्य विशेषता थी ये था हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, तो ये कथन सही है। और इसमें जो है फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन जो है वह भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे, ये भी कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3। इसमें बात करें तो इसमें जो है दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ये कथन जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। इंग्लैंड में महाभियोग जो है एडमंड बर्क इनके द्वारा जो है चलाया गया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटा तो जो है एडमंड बर्क के द्वारा जो है उस पर बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने पर आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते जो है हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जिसमें जो है 7 साल चलाया गया। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए जो है किया गया होगा। अगला प्रश्न है कि जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वाणिज्य कंपनी के रूप में जो है अपने राजस्व आय के बारे में असंतुष्ट रहने के लिए जो कंपनी को जमीन के निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी था। इसी आवश्यकता को आधार बनाकर जो कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया, जिससे जो है जमींदारी को लगान वसूल कर हक दे दिया और उसके द्वारा जो है चुराई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो असत्य कथन का चयन करना है। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर जो है बाद में उन्हें जमींदारी की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, तो ये कथन जो है सही है। और अस्थायी बंदोबस्त की रकम जो है ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी कथन जो है ये सही है। किसानों के लिए जो है यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि जो है लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर जो है उसका अधिग्रहण सुरक्षित नहीं था, ये भी कथन जो है सही है। इसमें असत्य पूछा था तो सभी जो है सत्य है, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। महलबाड़ी व्यवस्था की बात करें, इस समय जो है गवर्नर जनरल बंगाल के जो कि लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महलबाड़ी व्यवस्था जो कि हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1822 में लागू किया। यह व्यवस्था जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसमें जो पहली बार लागू किया गया था और इस समय जो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला है कि महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा ये हो जाएगा, यह व्यवस्था महाल जो कि गांव के समूह होता था और उसमें जो है उससे की जाती थी, तो ऑप्शन बी केवल इसमें जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो अलेक्जेंडर रीड ने अपनी पहली बार लागू किया, ये गलत है। ये बात करें महलबाड़ी व्यवस्था की तो हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू किया था, इसलिए जो पहला कथन गलत हो जाएगा। और मैकेंजी के विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक जो महत्वपूर्ण समाज संस्था है, जिसको जो बचाए रखने के लिए यह व्यवस्था
महाल जो कि गांव का समूह होता था इसमें की जाती थी। और भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से नहीं की जाती थी। इसमें जो है निश्चित रूप से कहा गया, तो ये भी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो केवल ए हो जाएगा सही, केवल दो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था के संबंध में, अगला प्रश्न है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, तो ये कथन जो है सही है। और भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था जो है किसी संस्था या फिर जमींदारों से न करके जो है सीधे रैयतों से लिया जाता था, तो ये भी कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। बंगाल की बात करें तो बंगाल में नील विद्रोह जो है ये 1859 में हुआ था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से जो है इनकार कर दिया और बागान मालिकों के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को लगन जो है चुकाने से भी इनकार कर दिया था। वे जो है तलवार भले और तीर कमान लेकर निकले, जिसमें जो है नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। और 1857 के विद्रोह के बाद यह जो पहला आंदोलन था जो कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सी जो है आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। इसमें पशुपालक नहीं की बात करें तो बैंगा जो है ये पशुपालक नहीं थे, लेकिन लवड़िया और गद्दी वन गुज्जर ये सभी जो है आदिवासी समूह पशुपालक थे, परंतु बैंगा जो है ये पशुपालक नहीं थे। आंध्र प्रदेश के लवड़िया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर आदि समूह गाय भैंस की झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग जो है गडेरिया थे और ये जो है कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बैगा जनजाति समूह जो कि मध्य भारत में रहते थे और ये जो है शिकारी और संग्राहक थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों से के जीवन पर निम्न असर पड़े। इसमें जो असर पड़े थे ये असर पड़े थे कि घुमंतु काश्तकारों को जो है एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले जो है वर्ष का मिलान करना है। इसमें जो आदिवासी विद्रोह दिया हुआ है और कब घटा है ये वर्ष दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह ये वर्ष 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो है ये हुआ था 1831 में। और बर्ली विद्रोह 1910 में हुआ। बर्ली हुआ था कब, तो ये 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह जो है 1910 में हुआ था। इसका राइट मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का ए, बी का 2 का बी और 3 का डी, 4 का सी। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जो है ये समाज में सुधार के पक्षधर थे और ये जो है एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। वे जो है जनेऊ धारण करते थे, साथ ही जो है शुद्धता व दया पर जोर देते थे। तो ये दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1870 के दशक के मध्य मुंडा परिवार में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये जो फैसला था ये लॉर्ड कैनिंग का था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी ने मुगलों के शासन को जो है खत्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जो है जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे जो है दिल्ली से कहीं और बसाया जाए। और 1856 में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। अगला है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर जो है कई ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा जो है कदम उठाए गए। इसमें जो कदम उठाए गए ये कदम थे कि 1830 के बाद जो है कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को ज़मीन व संपत्ति जुटाने की जो है छूट दे दी।
और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें जो प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म मानता है तो उसे जो है पुरखों की संपत्ति और पहले जैसे अधिकार मिलेगा। तो ये दोनों कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को जो है किस दिन फांसी दी गई थी। मंगल पांडे की बात करें तो इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में जो है बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। नाना साहब जो कि कानपुर से थे, वर्जिश कद्र जो कि लखनऊ से थे, रानी अवंतीबाई लोधी ये जो है राजगढ़ से थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थे। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ जो निर्वासित कर रंगून जेल भेज दिया गया, जहां जो है 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कथन जो ये गलत हो जाएगा, 1861 यहाँ पे दिया हुआ है। और 1857 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त की। तो ये कथन सही है। तात्या टोपे जो है मध्य भारत में जंगलों में रहते थे और ये जो आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। तो ये जो कथन है ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो है केवल 2 हो जाएगा, 2 और 3। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह अंग्रेज ने अपनी नीतियों में जो है निम्नलिखित बदलाव किए थे। इसमें बदलाव किए थे कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से सौंप दिए गए थे, और ये जो है परिषद का गठन किया गया जिसे जो है इंडियन काउंसिल कहा गया। इसमें जो है डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत को त्याग कर दिया गया और स्थानीय शासनों के दत्तक पुत्रों को जो है सत्ता सौंपने की छूट दी गई। साथ ही इसमें जो है अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का फैसला किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये जो है किसने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करें, ये जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो विलियम जोन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। और इसकी स्थापना जो है सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में किया गया था। ये जो है कानून में माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे, जिन्होंने जो है विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्ययन किया, और ये जो है प्राच्यवादी विद्वान थे। जोन्स ने विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों के साथ जो मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, साथ ही जो है और एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। इसकी स्थापना जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज अपनी पाश्चात्यवादी नीति के तहत जो है भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर जो है यहाँ समाज को समझना चाहते थे, ताकि वह जो है अच्छे से शासन कर सके। इस बात को ध्यान रखते हुए वे जो है 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो है कोलकाता में मदरसा खोला, और 1791 में बनारस में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ताकि जो है प्राचीन संस्कृति ग्रंथों को शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। और इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि मैकाले ने मिनट्स के आधार पर जो है किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया। यह पारित किया था 1835 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। अगला प्रश्न है कि 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। और इसमें जो है पहला है कि वुड के नीति पत्र में जो है यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। ये जो कथन है ये सही है। और वुड के नीति पत्र के आधार पर जो है 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया, ताकि जो है शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तो ये भी कथन जो है ये सही है। इस दस्तावेज में जो है अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र भी बताया गया। तो ये भी कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। तो ये कथन जो है सही है। और उनके मुताबिक जो है अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें जो है अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी कथन जो है सही था महात्मा गांधी जी के अनुसार। और इनके अनुसार जो है पढ़ने और लिखने की क्षमता पाल लेना ही शिक्षा नहीं है। तो ये भी कथन जो है इनका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि टैगोर के अनुसार जो है शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, वे जो है अंग्रेजी शिक्षा से खुश नहीं थे। उनके अनुसार जो है सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता था। तो ये भी कथन जो है ये सही है। और टैगोर जो है आधुनिक सभ्यता एवं भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण जो है चाहते थे। तो ये भी कथन जो है ये सही है। इसका राइट आंसर जो है उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। अगला, सती शब्द का अर्थ क्या होता है। सती शब्द की बात करें तो सती शब्द का जो अर्थ होता है ये सदाचारी महिला होता है। सदाचारी महिला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है सती प्रथा का प्रचलन था, तब जब विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह जो अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से जो है वह जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर जो है महामंडित किया जाता था। सती शब्द इसका अर्थ होता है सदाचारी महिला। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा राम मोहन राय जो कि कोलकाता में ब्राह्मणों समाज की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है राजा राम मोहन राय ये पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। लेकिन जो है राजा राम मोहन राय ने विधवा महिला के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की, ये जो कथन है यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 3 गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। ये जो है 1929 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध कर दी गई। ये जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला जो है देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की। प्राचीन सब ग्रंथों को हवाला देकर जो है समाज सुधार की पहल ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा की समाप्ति के लिए जो रणनीति अपनाई, उसे जो है बाद में सुधारों ने भी जो है अपनाया। और जब ये भी जो है किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर जो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो कि उनकी सोच का समर्थन करते हो। और उसके बाद जो है वो दलील देते थे कि जो है इससे संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। अगला प्रश्न है कि विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है पारित किया गया। विधवा विवाह कानून की बात करें, ये जो है लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का जो है हवाला दिया और सरकार ने उसका जो है सुझाव मान लिया। फिर जो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व जो है उनके क्षेत्र की मिलान करना है। इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, इनका जो क्षेत्र था ये कोलकाता था। तो एक का जो है बी हो जाएगा। और ज्योतिबा राज फुले, इनका जो क्षेत्र था ये महाराष्ट्र था। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का जो क्षेत्र था, आर्य समाज का क्षेत्र है ये जो था ये पंजाब था। और भोपाल की बेगम जो कि अलीगढ़ था। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का बी, 2 का ए, सी का 3 और डी का 4। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे जो कि स्त्री पुरुष तुलना नाम का जो है एक किताब प्रकाशन किया था। तो ये जो कथन है ये सही है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म के उपस्थिति लगभग जो सभी जातियों के हिंदू महिलाओं के दुर्दशा पर जो है एक किताब लिखी। ये जो कथन है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक कथन जो है ये सही है। पंडित रमाबाई की बात करें तो इन्होंने जो है संस्कृत के महान विद्वान जो कि ये उच्च जाति के हिंदू महिलाओं को दुर्दशा पर जो है एक किताब लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसमें राइट आंसर जो केवल एक हो जाएगा। अगला कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें ये जो है 1929 में पारित किया गया था। तो 1929 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज सुधार के क्रम में जो है बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती मिलने लगी। केंद्र विधानसभा में जो है बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने जो है बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। अतः जो है ये 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हो गया था। अगला कि जाति उन्मूलन के लिए जो है काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। परमहंस मंडली का गठन जो है ये 1840 में किया गया था। 1840 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
और परमहंस मंडली का गठन 1840 में जो है ये मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए जो है काम करने के लिए हुआ था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में जो है बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में जो है ये सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों से ये जो है जातीय कायदे कानूनों को उल्लंघन करते थे, जिससे जो है यह अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से जो है निजात पा सके। अगला प्रश्न है कि जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर जो है ये विचार करना है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है घासीदास ने जो है पश्चिम भारत में की। तो ये जो कथन है ये गलत है। ये जो है सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास के द्वारा जो है ये मध्य भारत में किया गया था। यहाँ पे जो है पश्चिमी भारत है, तो ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। और पूर्वी बंगाल में जो है हीरादास ठाकुर के जो है मतुआ पंथ ने चंडाल कस्तकारों के बीच जो है काम किया। तो ये कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर जो है केवल बी यानी केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओरू जाति और ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानुमु, ये जो मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये कथन जो है किनका है? ये जो कथन है ये श्री नारायण गुरु जी का है। श्री नारायण गुरु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है केरल के अझावा जाति के जो है श्री नारायण गुरु, इन्होंने जो अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया, ये कब किया गया था? गुलामगिरी की रचना की बात करिए जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। तो 1873 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये जो है स्थापना कब हुआ था? प्रार्थना समाज की बात करें, इसकी स्थापना जो है ये 1867 में हुआ था। 1867 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को जो है खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए जो है ये प्रयास किया गया था। अगला है कि भारत में एमर्स एक्ट, ये जो है किस वर्ष पारित किया गया था? एमर्स एक्ट की बात करिए जब भारत में 1878 में पारित किया गया था। तो 1878 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और 1857 के विद्रोह से घबराए हुए अंग्रेजी शासन ने जो है भारतीयों पर कड़ी निगरानी रखना प्रारंभ किया। इसीलिए जो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए जो है भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अगला कि एल्बर्ट विल लागू जो है करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करें। इसमें कथन एक है कि जो 1883 में सरकार ने एल्बर्ट विल को जो है लागू करने का प्रयास किया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि इस बिल के जरिए जो भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, जो कि ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया और इसको जो लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, क्योंकि जो इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि जो भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांग्रेस की स्थापना की बात करें, ये जो है 1885 में देश भर में जो 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और संगठन में जो प्रारंभ नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर जो कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारे कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की बात करें तो स्वराज की मांग जो है सर्वप्रथम ये गर्मपंथियों के द्वारा किया गया था। गर्मपंथी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 1890 के दशक तक बहुत सारे जो है लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा किए। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में जो है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और जो है लाला लाजपत राय जैसे जो है नेता ज़्यादा जो है अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप जो है काम करने लगे थे। अगला कि अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के जो है पीछे क्या तर्क दिया था? इसके पीछे जो तर्क दिया था अंग्रेज, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए दिया था। प्रशासनिक सुविधा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में वायसराय जो कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय जो है बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी जो है
इस समय बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला 1917 में घटित रूसी क्रांति से जो है प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर जो है संपूर्ण विश्व में फैले। ये जो फैले थे ये फैले थे समाजवाद का विचार। समाजवाद का विचार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में रूस में जो है हुई क्रांति, इस घटना के चलते जो है किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा जो है समाजवादी विचारों बड़े पैमाने पर जो है फैलने लगे थे, जिससे जो है भारतीय राष्ट्रीयवादियों में ये नई प्रेरणा मिलने लगी। अगला प्रश्न है कि 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के जन भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है निम्नलिखित कारण क्या थे। इसमें जो कारण थे ये कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी परिणाम स्वरूप जो है जनता त्रस्त हो गया था, और 1917 की रूस की क्रांति भी इसमें शामिल था। साथ ही जो है ये गांधी जी की सत्याग्रह और जो है अहिंसा के विचार, ये सभी जो है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के जन भागीदारी को बढ़ावा मिला इससे। तो इसका राइट आंसर जो है उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। अगला है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस के जो है ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये जो है यह खिलाफत आंदोलन के बाद जो है आरंभ हुआ, और फिर जो है दोनों के साथ एक जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन के जो है मुख्य मांग स्वराज थी। इसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपलब्धियां जो लौटा दी गई, और विदेशी कपड़ों पर जो है होली चलाई गई। तो ये सारे कथन जो है बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंजाब की बात करें, इसमें सिखों का अकाली आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि इसमें जो है अंग्रेज की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को जो है हटाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज, ये जो प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्ण स्वराज की बात करिए जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया, ये जो है कथन ये गलत है, और इसका प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये भी कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। इसमें न तो 1 न तो 2 सही है। 1929 ईस्वी में ये जो है 1929 ईस्वी में जवाहर नेहरू के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और इस प्रस्ताव के आधार पर जो है 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह की बात करें, ये जो है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ जो है सैंडर्स नामक पुलिस अफसर पर हत्या की, और 1929 ईस्वी में जो है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ये दोनों जो है भगत सिंह के बारे में कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो कथन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और 1937 में जो है प्रांत विधायकों के चुनाव के इसमें जो कांग्रेस के 11 में से 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये प्रस्ताव जो है 1940 में पारित किया गया था। 1940 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में जो कि मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, और इस प्रस्ताव में जो है विभाजन या फिर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन है कि वे समाजवादी विचार वाले जो है नेता थे, तो ये कथन जो है सही है। और उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज इसके जो है नेतृत्व किए थे, तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें, ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ये 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। तो 16 अगस्त 1946 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद जो है मुस्लिम लीग ने अपनी मांग मनवाने के लिए जो है जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था। उसने जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी दिन जो है कोलकाता में दंगे भड़क उठे थे, जो इससे जो है कई दिनों तक चलते रहे थे दंगे, और इन दंगों में जो हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 तक जो है उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह हिंसा जो है फैल गई थी। अगला है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मॉन्टेस्क्यू की बात करें, ये जो है इसने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, तो ये कथन जो है ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में कथनों पर जो है विचार करना है। फ्रांस के नेशनल असेंबली की बात करें, इसमें जो है 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और नेशनल असेंबली जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को जो है वोट देने का अधिकार था, ये सारे कथन जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है सही है। अगला कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान की बात करिए, जो है मर्सिले है, इनका नाम जो है मर्सिले है, तो ये कथन सही है। और ये जो है गीत पहली बार जो है स्वयंसेवियों इन्होंने जो है पेरिस के कुछ करते हुए गाया था, तो ये भी कथन जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधक थे, तो ये कथन सही है। और कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये भी कथन जो है सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये भी कथन जो है ये बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर जो है 78 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 सभी जो है सही है। अगला है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खूनी रविवार की बात करें तो खूनी रविवार जो है ये मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने पर जो है वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है कि जर्मन के आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी। इसमें जो अमेरिका के द्वारा ये डॉप्स योजना बनाई गई थी। डॉप्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डॉप्स ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन ने फ्रांस के विरोध में जो है बड़ी संख्या में कागजी मुद्रा छापी जाने लगी। इसमें जो है परिणाम स्वरूप जर्मन में मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से जो है गिरने लगा और जर्मन अति मुद्रास्फीति के संकट से जो है जूझने लगा। जर्मन को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिका सरकार ने डॉप्स योजना लगाई थी, तो डॉप्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें जो है मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। और इसमें जो है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है ये बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि चिकित्सा इमरजेंसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जो है बीमारियों का निदान करना और साथ में जो है रोगियों के स्वास्थ्य की निगरानी करना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि DRDO है, इसके द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काउंटर ड्रोन सिस्टम की बात करें तो काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है ये है इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। और फ्रेंड मैंने जो है इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था। इसमें जो है
निम्नलिखित कथनों पर जो बायो इमेजिंग बैंक इसकी प्राथमिक उद्देश्य था अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैव छवियों की संग्रहित और साझा करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता इसमें जो है 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय न्याय संहिता की बात करें इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 में हिट एंड रन मामलों के अधिकतम जो है 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान करती है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस अनाज का भारत सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक की बात करें तो इसमें जो है भारत चावल में अग्रणी है। चावल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक है जो कि दुनिया के उत्पादन का लगभग 20% और चावल के वैश्विक व्यापार का लगभग जो है 40% हिस्सा भारत के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना इस पर जो फोकस किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों के जो है शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल्पसंख्यक की बात करें इसमें जो है अल्पसंख्यक में जो है ये इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से जो है जितने भी ऑप्शन हैं ये कोई भी संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में जो अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या में से जो है नहीं है, बल्कि यह जो है एक ऐसी संस्था की स्थिति को संदर्भित करता है जिसे जो है भारत के संविधान में परिभाषित धार्मिक या जो है भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किया गया है। यह जो है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में संस्थानों की विशिष्ट संस्कृति और शैक्षिक पहचान से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय ये देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जो है विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानून जो है प्रश्नों पर सलाहकार राय के लिए जो है जिम्मेदार है। इसमें जिम्मेदार जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि FDTL इसमें जो है विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि चालक दल से सदस्य के ड्यूटी पर रहने के जो है कुल समय को सीमित करने के लिए उसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। अगला कथन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य ये जो स्थित है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य की बात करें ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अभयारण्य अपनी समुद्र जैव विविधता के लिए जाना जाता है और कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का जो है सहित विचित्र प्रकार के पौधे और जानवरों की प्रजातियों का जो है वर है। और यह जो है पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। अगला है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा। शेख हसीना जो कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अवामी लीग के अध्यक्ष जो कि शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। साथ ही जो है 25 मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। हाल ही में जो है संपन्न हुए चुनावों में जो है आयाम लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले डाक स्काई पार्क के खिताब जो है किस टाइगर रिजर्व ने मिला। ये जो डाक स्काई पार्क का खिताब ये जो मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पहला कथन है कि यह लचीला स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का जो है परिचय देता है जो कि संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी तैनात के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कथन जो है सही है। और ये जो अधिनियम बाजार की संघनता को कम करने
और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। ये दोनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें, इसमें जो है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर में जो है शहरों पर कस्बों और स्वच्छता, सफाई और जो है स्वच्छ रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। तो ये कथन जो है सही है। और स्वच्छ की बात करें, स्वच्छ जो है सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके साथ जो है आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 1 ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ग्रीन फ्यूल्स एयरलाइंस इंडिया GFAI, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन का चयन करना है। इसका सही कथन जो हो जाएगा, ये संगठन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और जो है निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में जो स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है डेनमार्क और भारत के बीच एक संगठन है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर जो है संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में जो है शामिल सहयोग के रूप में प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसके लिए जो है ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें जो है जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता को जो है कौन कौन से है। इसका राइट आंसर जो है ये दाल हो जाएगा। दाल के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री की सीमा के भीतर होनी चाहिए। इससे जो है तटस्थ और pH वाली अच्छी जल निकाय वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। और ये जो हल्की ठंड में सहन कर सकती है, लेकिन जो अत्यधिक गर्मी को संवेदनशील है। तो ये सारे पॉइंट इसका जो है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि आई जो है STEM ये भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र जो कि अनुसंधान और विकास की सुविधाओं को साझा करने के लिए जो है एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। तो ये कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बंगाल के खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इसके द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। ये जो संचालित किया जा रहा है ये ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ONGC ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किस शहर में किया है। इसका उद्घाटन जो है नासिक में किया गया। नासिक ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो कि मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मिलन 24 का आयोजन जो है ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। विशाखापट्टनम ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है ये 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इससे पहले जो है यह अभ्यास 11वां संस्करण जो कि फरवरी-मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत जो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड, आज हमने जो है सेकेंड जो था हिस्ट्री का सेकेंड टेस्ट, इससे जो है हमने 100 के 100 प्रश्न को कवर करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।